हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय दुर्गज विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और उम्मीद करता हूँ आप सभी सहकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारा जो ये चैनल है, हमारी जो ये वीडियोस है, ठीक है ना, इस हमारे चैनल को विकास बंसल एकेडमी, इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी जो एक पॉलिटी की सीरीज चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है। हम इससे पहले हमारी जो ये सीरीज है, इसके 5 भाग कर चुके हैं। ठीक है, 5 पार्ट कर चुके हैं। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारी पॉलिटी का छठा भाग शुरू करने जा रहे हैं, 6th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप सबसे पहले बात करते हैं, कल हमने यहां से ये खत्म किया था पार्ट 5th में, खत्म किया था कि आर्टिकल नंबर 12 से 35। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 भाग नंबर कितने में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो है भाग नंबर 3rd में है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो है भाग नंबर 3rd में है। और यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले कि पार्ट 3rd को और किस नेम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे पार्ट 3rd को मैग्ना कार्टा के नेम से जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा नेम से जाना जाता है। ठीक है, और पार्ट 3rd 12 से 35 जो आर्टिकल है उसके अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बात कीजिएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? मैग्ना कार्टा की शुरुआत कब होती है? ठीक है, ये वैसे हम कल की क्लास के अंदर भाग नंबर 5 के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, कर लेते हैं। सबसे पहले 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा का नाम, जो शब्द है, ये सभी के सामने आता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, मैग्ना का मतलब कल मैंने बता दिया था, मैग्ना का मतलब क्या होता है? ग्रेट। क्या होता है? ग्रेट। और काटा का मतलब क्या होता है? चार्टर। ठीक है, एक महान दस्तावेज, एक ग्रेट चार्टर जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसके बाद 1787 के अंदर यूएसए के अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेके डिस्कशन होता है यूएस पार्लियामेंट के अंदर, और ये फाइनल होता है, ये पारित होता है। कब होता है? 1791 में पारित होता है। कहां पर? यूएसए के अंदर। ठीक है, और इसे किस नेम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नेम से। किस नेम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? बिल ऑफ राइट्स के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो डिमांड हुई कब हुई? 1215 के अंदर सबसे पहले जो नाम सामने आया 1215 के अंदर, उस समय इसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के नेम से नहीं पहचाना जाता था, नहीं जाना जाता था कोई। तो ये किस नेम से जाना जाता था? तो ये मैग्ना कार्टा के नेम से सारी दुनिया के सामने आया। ठीक है, उसके बाद यूएसए के अंदर इसकी डिमांड होती है दूसरी बार। कब? 1787 के अंदर। और पास कब होता है ये? यूएसए की पार्लियामेंट के अंदर, और ये पास होता है 1791 के अंदर। ठीक है, और वहां पर मैग्ना कार्टा के नेम से नहीं जाना जाता, फंडामेंटल राइट्स के नेम से नहीं जाना जाता। तो यहां पर किस नेम से जाना जाता है? यहां पर जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, किस नेम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नेम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो डिमांड हुई पहली बार, इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट को लेकर डिमांड हुई, कब होती है? तो स्टूडेंट्स, ये होती है 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसकी डिमांड होती है। ठीक है, कि हमें मौलिक अधिकार दिए जाएं, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। कब होती है? 1895 के अंदर होती है। किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कि कौन से ये स्वराज बिल के अंदर, कौन से बिल के अंदर पास किया जाता है? स्वराज बिल के अंदर ये डिमांड की जाती है।
स्वराज बिल के अंदर डिमांड की जाती है। किसकी डिमांड की जाती है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की। हाँ जी, आगे उसके बाद जो इसकी डिमांड होती है, कब होती है इसकी डिमांड? 1928 में। किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस डिमांड को क्या कहा गया? नेहरू नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंदर एक फंडामेंटल राइट को लेकर डिमांड की गई थी। ठीक है, और सेल्फ रूल को लेके, भारत की आजादी को लेके, भारत के सेल्फ रूल को लेके, स्वराज को लेकर बात की गई थी। किसके अंदर? नेहरू रिपोर्ट के अंदर, जिसने सभी लीडर्स ने इस पर साइन कर दिए, लेकिन एक मोहम्मद जिन्ना ने साइन नहीं किए, और दूसरे जो जिनकी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट किसकी थी? मोतीलाल नेहरू, और इनके ही बेटे ने इन्हें क्या कर दिया था? इस रिपोर्ट पर साइन नहीं किए, क्योंकि एक तो इसके अंदर ये तो बोला गया था भी सेल्फ रूल की डिमांड की गई है, फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई है, लेकिन इसके अंदर डोमिनियन स्टेट की डिमांड की गई थी, जिसको लेके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो उन्होंने विरोध किया कि हमें डोमिनियन स्टेट की जरूरत नहीं, हमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की जरूरत है, जिसकी वजह से यहां पर साइन नहीं किए। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आइए वापिस टॉपिक पर आते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद अब बात करेंगे 1928 हो चुका है। 1928 के बाद 1931 में कांग्रेस का कराची सेशन में इसकी डिमांड की गई। कांग्रेस के कराची सेशन के अंदर इसकी डिमांड की गई। ठीक है, और 1931 में ही महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में ही महात्मा गांधी के द्वारा एक इवेंट हो रहा था, उस समय कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो वो कॉन्फ्रेंस कौन सी है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिमांड की। ठीक है, डिमांड करने के बाद उन्होंने इस डिमांड को इग्नोर कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मतलब ये इनकी मांग जो है ये मानी नहीं गई। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 1935 में भी एक एक्ट आता है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, ये आता है, और इसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है ना, जिसके बेस पे 70% से ज्यादा हिस्सा 1935 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 70% से ज्यादा संविधान आज के समय में भी यूज हो रहा है, आज के समय में भी लागू है। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। उम्मीद है ये सारी की सारी क्लास बढ़िया चल रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट टू इक्वेलिटी। फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट है उसके अंदर 12 से 35 है। ठीक है, लेकिन आज हम करेंगे 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 के जो बीच में क्या बताया है? राइट टू इक्वेलिटी। क्या बताया? राइट टू इक्वेलिटी की हमें समानता का अधिकार दिया जाए। ठीक है, समानता का अधिकार दिया जाए, और इसके अंदर जो इक्वेलिटी का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कानून को लेके, लॉ को लेके जो भी डिसीजन है भी, लॉ के सामने, कानून के सामने इंडिया का जो हर एक नागरिक बराबर होगा। ठीक है ना, सभी के, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कानून को लेके हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है, और चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी राज्य का है, लेकिन कानून रूप से सारे के सारे व्यक्ति कानून के सामने समान होंगे और इन्हें समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है ना, समानता रूप से देखा जाएगा। नेक्स्ट, और 14 से 18 आर्टिकल में और यह बताया गया है कि यहां पर किसी से भी छुआछूत नहीं की जाएगी, अनटचेबिलिटी जो है। ठीक है ना, मतलब यहां पर इस आर्टिकल के अंदर जब संविधान लागू किया गया, यहां पर छुआछूत समाप्त कर दी गई, एबोलिश कर दी गई।
ठीक है। और यहां पर 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनकी जो बाल मजदूरी है, अगर कोई भी बाल मजदूरी करवाता है तो वो कानून रूप से दंडनीय है, कानून रूप से वो अपराध है। 14 साल के कम बच्चे से अगर वो मजदूरी करवाते हैं, बाल मजदूरी बोलते हैं जिसे, बाल मजदूरी करवाते हैं, कोई लेबर का काम करवाते हैं, कोई मेहनती काम करवाते हैं 14 साल से कम बच्चे को, वो कानून रूप से वो दंडनीय है, वो कानून रूप से अपराध है। ठीक है। हाँ जी, किसी भी धर्म को लेके कोई भी जो भी नागरिक है, भारत का जो भी नागरिक है, किसी भी धर्म को लेके कोई भी धर्म अपना सकता है, धर्म को लेके किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना, धर्म को लेके किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 18 में जो बताया गया है, उपाधियों का अबोलिश किया गया है, मतलब उसकी उपाधि जो है, टाइटल जो है, उसका क्या किया गया है, उससे समाप्त कर दिया गया है टाइटल। वहां पर अब जैसे टाइटल उपाधि की बात करें, उपाधि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1915 के अंदर नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, जॉर्ज पंचम ने इसे इस टाइटल से नवाजा गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। अब आपने ये नहीं सुना होगा भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इससे अपने नाम से पहले लिखा हो नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है ना। लेकिन आज के समय में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी उपाधि मिल जाए, आप आज के समय में अपने नाम के आगे एजुकेशन से मिली जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारा टाइटल है, उपाधि है, वो मिला है, वो हमारे नेम के आगे लगा सकते हैं। जैसे हम पीएचडी कर लेते तो हमारे नेम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है। अब वो हमारा क्या है, एजुकेशन के माध्यम से हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, पीएचडी की हमने एग्जाम दिए हैं। ठीक है। और डिफेंस के अंदर आपने नाम सुना होगा, कैप्टन नाम ले दिया जाता है, मेजर, उसके बाद नाम मेजर भूपेंद्र सिंह, इस तरह। ठीक है। और कैप्टन नीरज सिंह, इस तरह से कुछ नाम लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो मेजर है, जो कैप्टन जो नाम है, ठीक है ना, जो रैंक है, जो उपाधि है, टाइटल है, वो आपको किससे मिला है, वो एजुकेशन से मिला है, एग्जाम क्वालिफाई करके आप वहां तक पहुंचे अपनी मेहनत से। ठीक है ना। तो इस तरह के रैंक है जो आप नाम के आगे लगा सकते हो। बाकी और किसी भी तरह के जो भी टाइटल दिए जाते हैं वो आप अपने नेम के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19 से 22, इसके अंदर बताया है कि राइट टू फ्रीडम। ठीक है। स्वतंत्रता रूप से हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, स्वतंत्रता रूप से हमें बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता रूप से हमें कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और ये जो आर्टिकल है 23 से 24, ठीक है, ये कौन सी बात कर रहा है कि जो 14 साल से बच्चे कम के बच्चे हैं, बाल मजदूरी वो नहीं करवा सकते। ठीक है। हाँ जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से 28 के अंदर यहां पर धर्म को लेके बात की गई है। ठीक है ना। यहां पर धर्म को लेके बात की गई है, कोई भी किसी भी जाति का जो व्यक्ति है किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका अधिकार है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट 29 से 30 जो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स को लेके, संस्कृति को लेके और एजुकेशन को लेके जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 29 से 30 है। और उसके बाद बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी को ये जितना भी करवाया मैटर, ये कंटेंट जो करवाया समझ लग रहा होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ जी। अब एक बार आप आर्टिकल नंबर जो है 36 से 51, ठीक है, अब वो अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। ठीक है। लेकिन आज जो करेंगे वो पार्ट 5th करेंगे, इससे पहले हमने पार्ट 4 नहीं किया, वो कर लेंगे। ठीक है ना, अपकमिंग लेक्चर्स में कर लेंगे। हाँ जी। पार्ट 5 देखिएगा। पार्ट 5 के अंदर क्या है, द यूनियन। पार्ट 5 के अंदर क्या है, द यूनियन। ठीक है, क्या है, द यूनियन। और पार्ट 5 के अंदर जो आर्टिकल है वो देखिएगा, आर्टिकल नंबर जो है वो है 52 से 151, 52 से 151, और इसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट को कहा जाता है,
पार्ट नंबर 5 भाग नंबर 5 को कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा है, भाग नंबर 5 है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर उसके अंदर कितने हैं, 52 से ठीक है 151। ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले करते हैं आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, हाँ जी। 52 में ये बताया गया है कि इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका मतलब क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर बताया कि भारत के अंदर सर्वोच्च पद पर जो होगा वो कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति होगा जो कि भारत के सर्वोच्च पद पर होगा, भारत के फर्स्ट रैंक पे होगा। भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होगा वो कौन होगा, प्रेसिडेंट इंडिया का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे आगे ये बताया है आर्टिकल नंबर 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन की सारी जो पावर होगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। ठीक है, यूनियन किससे बनती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का जो हेड होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा जो वहां पर देश के ऑफिशियल जो वर्क किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सारा का सारा काम हो जाता है। अब ये कोई खास वैसे इनका कोई पूछते नहीं है, इनसे कोई क्या नहीं पूछते, किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल वर्क करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके, गवर्नमेंट को लेके कोई काम करना है। ठीक है, इनका काम क्या है, बस एक साइन करना। बाकी सारा का सारा जो काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्ट्री करते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो नेक्स्ट आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बताया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बताया गया है स्टूडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति के क्या होंगे, चुनाव होंगे, प्रेसिडेंट के क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। ठीक है, इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के अंदर यह बताया है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है उसके जो इलेक्शन करवाने का जो मैनर है, किस तरह से उनके इलेक्शन करवाए जाएंगे, किस तरह से उनके इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसे बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिएगा। आर्टिकल 55 के अंदर सबसे पहले तो यह बताया हुआ है कि जो इनके इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। आइए जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि आपने, पहले आप ये सोचिए कि आपने प्रेसिडेंट को वोट डाला है, क्या आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग लिया है, क्या आपने वोट डाला है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या आपने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, उसके अंदर क्या आपने वोट डाला है, बिल्कुल नहीं डाला। हम जैसे आम नागरिक उसके अंदर वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर, हम जैसे आम नागरिक उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वोट नहीं डालते। ठीक है, तो वो वोट कौन डालता है, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं वोट कौन डालता है। ठीक है, उन्हें वोट डालते हैं एमपी एंड एमएलए। ठीक है, एमएलए वोट डालते हैं, एमपी वोट डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसे एमएलए कह देते हैं। ठीक है, अब ये वोट डालते हैं, क्या ये इनडायरेक्ट कैसे हुआ, फिर बिल्कुल इनडायरेक्ट हुआ,
इनडायरेक्ट कैसे हुआ? हमने किसे इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा, किसे इलेक्ट करके, किसे चुन के राज्य की, पंजाब की या कोई भी राज्य लगा लीजिए, राज्य की विधानसभा के अंदर भेजा। ठीक है, हमने राज्य की विधानसभा के अंदर मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर किसे भेजा? एमएलए को। एमएलए को आपने वोट डाला है, हमने वोट डाला है, आम नागरिक, हम जैसे आम नागरिक ने वोट डाला है किसे? एमएलए को। हमने वोट डाला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को, हमने इन्हें वोट डाला। ठीक है, हमने इन्हें वोट डाला। ठीक है, और ये आगे किसे वोट डाल रहे हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये किसे वोट डाल रहे हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पर ये हमने जो वोट डाला किन्हें? एमपी और एमएलए, मतलब हमने किसे चुना, किसे इलेक्ट किया? एमपी एंड एमएलए को। हमारे द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट, हमारे द्वारा इलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट किसे आगे इलेक्ट कर रहा है? तो वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या फिर डायरेक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट किसे कहते हैं? हमने वोट डाला किसे? एमपी को। हमने वोट डाला किसे? एमएलए को। ठीक है, इन्हें वोट डाला, इनको हमने इलेक्ट किया, तो ये क्या है? डायरेक्ट। ठीक है ना, क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है ये है डायरेक्ट। मतलब जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो डायरेक्ट, उनका चुनाव होता है डायरेक्ट सिस्टम से, वो आगे इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मतलब जिन्हें हम वोट डालें वो क्या है? डायरेक्ट, और जिन्हें हम वोट ना डालें, हमारे द्वारा चुना हुआ, हमारे द्वारा इलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट आगे किसी कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो इनडायरेक्ट प्रोसेस कहलाता है। जिन्हें हम इलेक्ट करें वो इनडायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोसेस है। क्या है वो? डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, और ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमें हमेशा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट, और एमएलए और एमपी का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट। प्राइम मिनिस्टर का बताइए। प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर को हम जैसे आम नागरिक वोट डालते हैं, ठीक है ना, हम जैसे आम नागरिक वोट डालते हैं, एमपी क्या बनते हैं? एमपी क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर। हमने वोट डाला एमपी को, बिल्कुल डाला। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो प्रोसेस होता है कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है? तो हमारा जवाब है इनडायरेक्ट। प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है कौन से प्रोसेस से होता है? तो हमारा जवाब है डायरेक्ट से। डायरेक्ट प्रोसेस से इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, और एमएलए का जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य की विधानसभा है, उसके अंदर कौन बैठता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए। एमएलए बैठता है। तो ये इनके इलेक्शन कैसे होते हैं? इनके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। आगे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चन और ये बन सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो कौन कौन उसके अंदर वोट डाल सकता है? ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन उसके अंदर वोट डाल सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि लोकसभा, आपने सभी ने नाम सुना होगा लोकसभा। अगर नहीं भी सुना, एक बार सिर्फ इतना सा समझिए, लोकसभा और राज्यसभा। अपकमिंग क्लासेस में हम हमारे ये जो सारे के सारे जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। बढ़िया से आप ध्यान से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर सीखने की कोशिश करोगे तो आप बढ़िया ढंग से सीख पाओगे। ठीक है, लोकसभा। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की जो टोटल सीट है एट प्रेजेंट, वैसे होती कितनी है मैक्सिमम? ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है इसकी? 552। ठीक है, लेकिन जो एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट जो सीट है वो कितनी है? 545। कितनी है स्टूडेंट्स? 545। ठीक है,
545 सीट एट प्रेजेंट है, इसमें से 542 स्टेट एंड यूटी के द्वारा इलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, स्टेट एंड यूटी के द्वारा इलेक्टेड कैंडिडेट है 542 नहीं, 542 नहीं, यहां पर आप लिखिएगा 543। ठीक है, कितने हैं? 543। और 545 में से जो दो है ये है एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन किसके द्वारा ये नॉमिनेट, ये इलेक्ट नहीं होते स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एंग्लो इंडियन। लेकिन आज के समय में ये जो सीट है ये नहीं है, आज के समय में ये सीट नहीं है। ठीक है, कौन सी? एंग्लो इंडियन। ये 2020 में इसे क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। ठीक है, 2020 में क्या कर दिया गया? इसे रिमूव कर दिया गया। आज सिर्फ और सिर्फ ये 543 जो स्टेट एंड यूटी से इलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हीं की है। बात को समझ पा रहे हो सारे? ठीक है, और कभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भी एंग्लो इंडियन होते क्या है? एंग्लो इंडियन देखिए स्टूडेंट्स, भारत के आजाद होने से पहले यहां पर अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है, खूब उन्होंने यहां पर बिजनेस किया, ट्रेड किया, खूब यहां पर अपनी सरकार बनाई। ठीक है, खूब राज किया, खूब रूल किया। ठीक है, लेकिन जो लोग यहां पर आए थे अंग्रेज लोग, ठीक है, और यहां पर जब आए उन्होंने जो अंग्रेज थे भारतीय महिलाओं से यहां पर शादी की। ठीक है, और शादी करने के बाद उनसे जो संतान हुई, ठीक है, और जैसे ही भारत के टुकड़े होते हैं, भारत आजाद होता है, वैसे ही वो जो अंग्रेज थे वो वापस अपने ब्रिटेन चले गए, और वो उन महिला से जो संतान होती है वो भारत में रह गए। ठीक है ना, वो मतलब जो पुरुष था, जो मैन था वो ब्रिटेन से, और जो महिला है, जो वीमेन है वो इंडिया से। उनसे जो संतान हुई उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये हो गया 543। नेक्स्ट, ठीक है, ये 543। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं कि लोकसभा से जो वोट डालते हैं तो वो कितने डालते हैं? लोकसभा से 543। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो होती हैं 250। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है? 245। और इन 245 में से 233 जो है ये स्टेट एंड यूटी से इलेक्टेड पर्सन की है। कितनी? 233। ठीक है, हाँ जी। अब कितने रह गए? अब ये रह गए 12। अब ये 12 किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? नामांकित होते हैं। ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ये नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये ध्यान से सीखिएगा। कितने? 12। इलेक्टेड कितने हैं? 233। टोटल कितने हो गए? 245। टोटल कितने हो गए? 245। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा आप कि यहां पर प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किए हुए पर्सन वोट नहीं डालते। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए गए हैं वोट यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहां पर कितने लोग काउंट होंगे? 233। ठीक है, कितने लोग काउंट होंगे? 233। तो टोटल ये कितने हो गए? ठीक है, 6, 7 और 776। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में से टोटल जो वोट होगी कितनी होगी? 776। अब देखिए टोटल वोट 776 नहीं होगी, टोटल कैंडिडेट हैं 776 टोटल कैंडिडेट हैं, वोट नहीं है। तो वोट कितनी होती है? आपने सुना होगा वो प्रेसिडेंट इतने लाख वोटों से जीत गया, वो वाइस प्रेसिडेंट इतने लाख वोटों से जीत गया। ठीक है, तो ये तो अब सैकड़ों के अंदर है, और जो अंतर जो रहता है, जीतने का हारने का जो अंतर रहता है वो लाखों में आ जाता है। वो कैसे?
ध्यान से समझने की कोशिश करना इसे। एक जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर इनका वोट्स की वैल्यू होती है, इनके वोटों की वैल्यू होती है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। एक इनका मेथड आता है, ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग इनकी एक वोट की वैल्यू बनाई जाती है, ठीक है। जनसंख्या कम है तो उसकी अगर वैल्यू निकाली जाए, किसी की वैल्यू निकलेगी एक वोट की 400, किसी एक वोट की वैल्यू निकलती है 500, किसी एक वोट की वैल्यू निकलती है 650, किसी जगह निकलती है 850 एक वोट की वैल्यू। तो आप मल्टीपल करके देख लीजिए, ये जो संख्या है, ये जो फिगर है, ये लाखों में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह उनकी वोट की वैल्यू डाली होती है, ठीक है। एक एमएलए, ठीक है, या एक एमपी अगर वोट डालेगा, एक एमपी अगर वोट डालेगा तो उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग एक वोट की वैल्यू 400 भी हो सकती है, एक वोट की वैल्यू 500 भी हो सकती है, एक वोट की वैल्यू 650 भी हो सकती है, एक वोट की वैल्यू 850, 850 भी हो सकती है। कितनी भी फिगर बने वो हो सकती है, 830 भी हो सकती है, 630 भी हो सकती है, 430 भी हो सकती है, ठीक है, 433 भी हो सकती है, 533 भी हो सकती है, ठीक है ना। बस वो मेथड के उस जनसंख्या के आधार पे जो मेथड के बाद जो फिगर आएगा वो एक वोट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है ये आपने बढ़िया से समझा होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, अब ये बात आ गई लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। और वोट कौन डालता है यहां पर, ठीक है। ये तो थे एमपी, टोटल कितने एमपी हो गए यहां पर, टोटल जो एमपी हो चुके हैं वो कितने हो गए, 776 आई थिंक, यही किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हर एक राज्य के अंदर होती है। लेजिस्लेटिव का जो मेंबर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हाँ जी, एक राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, और कुछ राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव, ये असेंबली हो गई, कुछ राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है जिससे विधान क्या कहा जाता है, विधान परिषद, क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा जाता है विधान परिषद, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसे कहा जाता है विधानमंडल। लेजिस्लेचर को कहा जाता है विधानमंडल, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि विधानमंडल भारत के अंदर कितने राज्यों में है, ठीक है। तो विधानमंडल, लेजिस्लेचर जो है भारतीय राज्यों के अंदर, कितने राज्य के अंदर है, 6 राज्य के अंदर है। कितने राज्यों के अंदर है, 6 राज्यों के अंदर है, ठीक है ना। कितने राज्यों के अंदर है, 6 राज्यों के अंदर। तो मतलब यहां से भी ये वोट डालते हैं, ठीक है, एमपी, यहां से भी वोट डाले जाते हैं। हाँ जी, एक और चीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं। एक तो मतलब ये बना, इसका जवाब ये है कि ये इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा क्या जवाब है कि ये, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट यहां पर रह चुके हैं, वो देखिएगा ध्यान से एक बार, इसे हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, ठीक है, यहां के मेंबर वोट डालेंगे, ठीक है। यहां के एक एमपी हो गया और दूसरा क्या हो चुका है, दूसरा एमएलए, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, भाग कौन लेता है, ठीक है। और उस ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही नहीं थे। क्या सर, आपने तो अभी बताया है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, एमपी और एमएलए, और आप अभी कह रहे हो कि ये ऑप्शन के अंदर ही नहीं थे। फिर तीसरा पर्सन कौन है जो इन्हें वोट डालता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सीखो आप इसे, ध्यान से देखिएगा
एमएलए, उन्हें ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अंदर था इलेक्टोरल, ऑप्शन के अंदर था इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन के अंदर क्या था, इलेक्टोरल कॉलेज था। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को वोट डालता है। और प्रेसिडेंट, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये किसका ग्रुप है, इसके अंदर क्या होता है, कौन से वे नेम होते हैं जो इन्हें वोट डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन सा नेम होते हैं, एमपीज के नेम होते हैं, एमएलए के नेम्स होते हैं। एमपी और एमएलए के ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को वोट डालता है। ठीक है ना, अब ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना माइंड के अंदर। ठीक है, उम्मीद आपको इलेक्टोरल कॉलेज ये समझ लगा होगा। ठीक है ना, सीधी सी भाषा में यही है इसका जवाब कि एमएलए और एमपीज के नेम्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। या एमपी और एमएलए के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भाग लेता है, वोट करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो उस क्वेश्चन के अंदर ये था इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि इसका सही जवाब था। ठीक है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स अब आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब क्वेश्चन, और ये अब दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। यहां से वोट कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है। तो इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके अंदर एमपी और एमएलए होते हैं। ठीक है, वोट कैसे होते हैं, ये इनडायरेक्ट सिस्टम से होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस से होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस से। ठीक है, दूसरा ये होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है ये कि डायरेक्ट जो वोट होते हैं, डायरेक्ट वोट हम करते हैं। ठीक है, और आपने जब वोट किया होगा, आपने वहां पर आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7 इतने कैंडिडेट की जो काउंटिंग होती है, उनकी पिक जो लगी होती है, उनकी जो फोटो लगी होती है उनके सामने, और बटन होता है और प्रतीक चिन्ह भी बना होता है उनका। ठीक है ना, उनका सिंबल बना होता है, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आपने डायरेक्ट वोट किया, बटन दबाया और आवाज आई टी, आती है नहीं आती, बिल्कुल आती है, और एक ही आवाज आती है, सभी को यह बात पता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के, इन दोनों के इलेक्शन में कभी भी हम एक बटन को नहीं दबाएंगे। जब हमने डायरेक्ट वोट किया, एक कैंडिडेट को वोट डाला, ठीक है ना, कभी आपने एक साथ 2, 3 या 4 कैंडिडेट को वोट डाला है, बिल्कुल नहीं डाला। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इन दोनों के इलेक्शंस में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को वोट डालना पड़ता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर 5 कैंडिडेट है। ठीक है, 5 कैंडिडेट है। अब 5 में से सबसे आपका जो एक बढ़िया जो लीडर मानते हो कि यही प्रेसिडेंट बनना चाहिए, यही हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए भारत का, ठीक है, तो वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे वो उसकी फोटो लगी हुई है, पिक लगी हुई है, तो आपने उसे क्या दे दिया, प्रेफर कर दिया कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहले नंबर पे होना चाहिए, प्रायोरिटी के आधार पे ये क्या होना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब दूसरा कौन सा होना चाहिए, क्या दूसरा तो जी ये पहले नंबर पे जो है ना वो दूसरा होना चाहिए। क्या तीसरा कौन सा होना चाहिए, जो 5वें नंबर पे है ये तीसरा होना चाहिए। समझ रहे हो, अगर ये नहीं जीतता तो कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं जीतता तो ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं जीतता तो ये होना चाहिए, ये नहीं होता तो ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी के आधार पे इसका सिलेक्शन होता है, इसका चुनाव होता है। जिसके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के आधार पे वोट हुए उसे क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। उम्मीद आपको ये सारा का सारा समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, और स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के बड़े ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आपको ये मैसेज आता रहेगा कि आपको जो एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं जो आपको एग्जाम के अंदर बड़े हेल्पफुल रहेंगे, वो सारे के सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको यह समझ लगा होगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि हाँ जी, ये मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये तो हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 56 में ये बताया जा रहा है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि इसका कार्यकाल जो इसका टेन्योर है कितने समय तक अपने ये पद पर बना रह सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 5 ईयर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है, मतलब इसके फिर से चुनाव हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में इसके अंदर क्या बता रहा है, इसके अंदर ये बता रहे हैं, हाँ जी अब क्लियर अभी। इसके अंदर ये बता रहे हैं क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए, चुनाव में कैंडिडेट उम्मीदवार होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की योग्यता की जरूरत है। जैसे कोई भी एग्जाम फिल करने, कोई भी वैकेंसी, कोई भी पोस्ट, कोई भी नौकरी लेने से पहले हमें कोई भी फॉर्म फिल करना होता है। तो उस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है या +2 मांग रहा है, उस तरह की एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर भी होती है। और इसके अंदर सबसे पहले यह बताया है कि ये भारत का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है इसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये है ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से ही अपनी सैलरी ना लेता हो, किसी भी कोई भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो, ठीक है। दूसरा कि इसके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए होती है, ठीक है ना, जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो इसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59 इसके अंदर ये बता रहा है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ठीक है। हाँ जी, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, हाँ जी, ऑफिस के अंदर अब ये कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट एक समय में एब्सेंट होता है तो इसकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, इसका जो ऑफिस होगा, इसका जो काम होगा, ऑफिशियल वर्क जो होगा, ये कौन करेगा, ठीक है ना, तो वो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 60 ये बोल रहे हैं ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो इन्हें शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर किसी वजह से ये एब्सेंट है तो इन्हें शपथ कौन दिला सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जो होगा वो इन्हें शपथ दिलाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जो जज होगा वो इन्हें शपथ दिलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 की। 61 के अंदर क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने का, इम्पीच करने का प्रोसेस आर्टिकल नंबर 61 में है। अगर प्रेसिडेंट कानूनी रूप से कानून की उल्लंघना कर रहा है, संविधान की उल्लंघना कर रहा है, उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो उसे हटाया जा सकता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इम्पीचमेंट कैसे लगाई जाती है, कैसे होती है। ठीक है, हाँ जी, इम्पीचमेंट बात करते हैं। आर्टिकल नंबर ये है, आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट किसी भी प्रेसिडेंट को के ऊपर लागू करने से पहले एक प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, वो प्रोसेस शुरू करने से पहले, वो प्रोसेस शुरू करने के लिए, ठीक है ना, प्रोसेस शुरू करने के लिए तो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, पहले कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर इसका क्या किया जा रहा है? प्रोसेस शुरू करने की शुरुआत की जा रही है। ठीक है ना, प्रोसेस शुरू करने की शुरुआत की जा रही है। लोकसभा के अंदर प्रोसेस शुरू करने की जो परमिशन के लिए कितने लोगों की हामी जरूरी है, कितने लोगों के साइन जरूरी हैं उस प्रस्ताव पर? उस प्रस्ताव पर 1/4 लोकसभा की सीटों का 1/4 मतलब 25% जो कैंडिडेट हैं, जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 25% 1/4 उस पर साइन होने चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इम्पीच करने के लिए ये प्रस्ताव जो है पास किया जा रहा है। इस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए तो उसके लिए 1/4 चाहिए। नेक्स्ट, अब जब भी वो इम्पीचमेंट को पास करेगा, पारित करेगा, उस प्रस्ताव को पारित करेगा, पारित करने से पहले 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना होता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ हमने इम्पीचमेंट शुरू कर दी है। अगर आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो तो इन 14 दिन के अंदर आप अपने जो भी आप पर आरोप लगे हैं, ठीक है ना, उसको सही साबित करते हुए ये आपके पास मौका है। अब 14 दिन के अंदर आप सही साबित होके, अगर सही साबित हो जाते हो, आपको इम्पीच नहीं किया जाएगा। ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इसे ये पास तो हो गया प्रोसेस को चलाने के लिए तो पास हो गया, लेकिन अब ये कानूनी रूप से कैसे पास होता है वो बात करते हैं। ठीक है, अब चाहे लोकसभा है, राज्यसभा, इसमें से किसी में भी एक आ जाए, ठीक है, तो कितने कैंडिडेट होने चाहिए? तो इसको पास करने के लिए, इस प्रस्ताव को पास करने के लिए, पारित करने के लिए कितने कैंडिडेट? 2/3। अगर लोकसभा के अंदर है तो 547 सीटों का 2/3 भाग चाहते हो कि प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए। ठीक है ना, इस हक में हो कि प्रेसिडेंट को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अगर राज्यसभा के अंदर होता है तो कितनी सीट्स के जो कैंडिडेट हैं कि कितने के साइन जरूरी हैं? तो 2/3 के। लोकसभा के अंदर है तो कितने हैं? 2/3 के। हाँ जी, उम्मीद आपको ये सारा का सारा समझ लगा होगा। अब अगर ये पास हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? इम्पीच हो जाते हैं, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? आर्टिकल नंबर 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर ये बता रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट की किसी वजह से एब्सेंट है या मृत्यु हो जाती है, एब्सेंट हो जाते हैं किसी वजह से, या चुनाव अपना उसका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो कंप्लीट होने से पहले वो रिजाइन कर जाते हैं, इस्तीफा दे जाते हैं, तो उस स्थिति में इनका जो ऑफिस है वो कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
वो कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी वजह से एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो उनकी एब्सेंट में कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस समय डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, या किसी वजह से वो रिजाइन कर चुके हैं, या किसी वजह से वो लीव पर है, एब्सेंट है, उस स्थिति में क्या होगा? तो ये उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज, इनका क्या, ये क्या संभालेंगे? मोस्ट सीनियर जज इनका ओहदा संभालेंगे, इनके ऑफिस को संभालेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सारी क्लास बढ़िया लगी होगी, और आप चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और लगातार आप ये जो पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, लगातार इसको स्टडी करते रहिए। अपकमिंग जो भी एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन खूब बनने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।